हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग जियोग्राफी के नोट्स चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन को लेके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई है स्टूडेंट्स, आप उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 क्लियर किया है, कवर किया है पूरा आपके जियोग्राफी नोट्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और चैप्टर नंबर 2 भी हमने कवर कर लिया है। अब ये चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, और ये सेकेंड वीडियो है। और ज्योग्राफी इन हिंदी मीडियम कवर करने के बाद स्टूडेंट्स मैं जो है सेम ज्योग्राफी आपकी इंग्लिश मीडियम में भी मैं पढ़ाऊंगा। सो इन केस अगर कोई भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम का है, सो उससे यही कहूंगा कि इंतजार कीजिए। सो मैं जो है इंग्लिश मीडियम में बहुत जल्द से ज्योग्राफी लेके आऊंगा। सो ये आपका जो चैप्टर है स्टूडेंट, जिसके अंदर हम सीखेंगे जनसंख्या संगठन के बारे में। हमने समझा, हमने पढ़ा इसके बारे में। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया पूरा चैप्टर बेसिकली कुछ सर्टन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ये डिस्कशन करता है, जिसके अंदर आयु संरचना के बारे में हमने पढ़ा था, लिंग संगठन के बारे में हमने पढ़ा था, हमने देखा था। ये आपका सेकंड जो है। उसके बाद साक्षरता हो गई, उसके बाद आपका व्यवसायिक संरचना हो गई। मतलब किसी भी देश के बारे में बात करें या पूरे विश्व के बारे में बात करें या एक जन समुदाय के बारे में बात करें, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में बात करें, तो वहां ये चार मुद्दे यहाँ पर जनसंख्या संगठन में चार ये चीजें हमें बेसिक तौर पर जनसंख्या संगठन में आती है। आयु की संरचना किस प्रकार है, लिंग संगठन किस प्रकार है, ठीक है, साक्षरता वहां की कैसी है, और व्यवसायिक संरचना कैसी है। ठीक है। सो अब हम चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज मैंने फर्स्ट वीडियो में बखूबी इसको समझाया है, अच्छे से समझाया है। और यहाँ पर जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फ्री वीडियोस, आपको जो वीडियोस मिल रही है, जो भी वीडियो मिलेगी तनिष्क क्रैश कोर्स पर, वो पूरी तरह से फ्री है स्टूडेंट्स। तो आप उनको देखिए और कंप्लीट ज्योग्राफी की प्रिपरेशन आप कीजिए। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो है आप अपर किसी एंट्रेंस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हमने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस अति लघुत्तरी में हमने 5 क्वेश्चन किए थे। आज जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका बेसिकली यहाँ पर आपसे कहता है कि विस्तारित होती जनसंख्या के पिरामिड की एक प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है। सो जनसंख्या जो पिरामिड होता है स्टूडेंट, इसको लेकर के मैं कंप्लीट आपको एक सेपरेट, मतलब इस नोट्स के अंडर में मैंने जनसंख्या पिरामिड को भी अच्छे से समझाया है, लेकिन नोट्स के अलावा मैं जो है आपको एक सेपरेट जनसंख्या पिरामिड के बारे में एक वीडियो सेपरेट दूंगा, जो आपके जनसंख्या संगठन चैप्टर नंबर 3 की वीडियो होगी। ठीक है। सो फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं और आपको कंप्लीट में इंफॉर्मेशन दूंगा जनसंख्या संगठन के जो भी पिरामिड, जनसंख्या के जो भी पिरामिड हैं उनके बारे में। सो यहाँ पर पिरामिड का एक प्रकार है जिसे हम विस्तारित होती जनसंख्या के पिरामिड की एक प्रमुख विशेषता, मतलब पिरामिड का एक प्रकार है जिसको हम कहते हैं विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। और कह रहा है विस्तारित होती जनसंख्या के पिरामिड की एक प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है। सो इसकी जो विस्तारित जो होती जनसंख्या पिरामिड होता है, उसकी विशेषता यहाँ पर मिलेगी आपको देखने को स्टूडेंट, उच्च जन्मदर होता है। मतलब इस तरह के जो पिरामिड होते हैं बेसिकली वो होता क्या है, आपका नीचे का बेस जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ये नीचे बेस बहुत ज्यादा होता है, ऊपर फिर कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर बेस ज्यादा होने का मतलब, ये जो आधार है वो ज्यादा होने का मतलब ये है कि जन्मदर बहुत ज्यादा होती है, उच्च जन्मदर होती है। ठीक है। जिसके कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, और इसी वजह से नीचे के स्तर पर जनसंख्या विशाल होती है, जैसे आपका नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश और मैक्सिको, कुछ ऐसे पर्टिकुलर देश है जो आपको यहां से मिलता है। ठीक है। सो चलते हैं आगे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो आपसे कह रहा है कि वृद्ध होती जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। मतलब वृद्ध का सीधा सीधा मतलब है एज के बढ़ने से। सो वृद्ध होती जनसंख्या का सीधा तात्पर्य होगा स्टूडेंट जनसंख्या का वृद्ध होना। राइट। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्गों की जनसंख्या का हिस्सा या अनुपात कह सकते हैं कि दृष्टि से बड़ा हो जाता है। राइट। मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है जनसंख्या पिरामिड के तौर पर बात करें तो ये वाला हिस्सा यहाँ का जो ऊपर का होता है, ठीक है, वो हिस्सा ज्यादा हो जाता है। मतलब लाइफ स्पैन, जो आयु की जो अवधि है वो ज्यादा होने की वजह से बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे वृद्ध होती जनसंख्या। विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा, कह रहा है विश्व के अधिकांश देशों में जहां पर साइंस और टेक की वजह से या जो है
स्वास्थ्य को लेके ज़्यादा जागरूक होने की वजह से लोग क्या करते हैं, अपनी जीवन शैली कुछ इस प्रकार रखते हैं कि उनकी जीवन जो प्रत्याशा होती है उच्च होती है, मतलब उनकी एज जो है अधिकतम होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का जो जन्मदर होता है अगर वहाँ मेंटेन करते हैं निम्न जन्मदर को लेकर के, तो वहाँ पर जो वृद्ध लोगों की जनसंख्या होती है, मतलब बुजुर्गों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आप जापान में देख सकते हैं, चाइना या अमेरिका, मतलब अधिकतर देशों में जो है ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि लाइफ स्टैंडर्ड कुछ इस तरह से बनाया गया है, स्वास्थ्य एवं सेहत को लेकर के जागरूकता ज़्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उच्च जीवन प्रत्याशा होती है। ठीक है, तो बुजुर्गों की संख्या आपको सीधी सी बात है बढ़ेगी अगर जन्म दर को मेंटेन किया रहेगा कम स्तर पर। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे क्वेश्चन आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयु लिंग पिरामिड संरचना का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं आपसे यही कहूंगा, क्वेश्चन को आप सबसे पहले समझने की कोशिश किया करो कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है, आपसे कहना क्या चाहता है। सो आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि आयु लिंग पिरामिड संरचना का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों व पुरुषों की संख्या से है। राइट, मतलब अलग अलग आयु के वर्ग जो हैं उनके अंदर स्त्री और पुरुषों की संख्या से है। तो यहाँ पर पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयुलिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो पिरामिड जो होता है वो जो है बेसिकली आयुलिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आपने पिरामिड के बारे में पढ़ा है, इसके एक हिस्से में जो है स्त्री, मतलब यहाँ मान लेते हैं फीमेल है, यहाँ मान लेते हैं फीमेल है और यहाँ मेल रख लिया गया है। तो उसी के बेसिस पे इस पिरामिड के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे जन्मदर अगर ज़्यादा है तो बेस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जन्मदर ज़्यादा बताता है, और ये अगर बीच वाला हिस्सा अगर ये ज़्यादा हुआ इसका मतलब युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा है, और ये हिस्सा अगर बढ़ गया यहाँ का तो इससे मतलब वृद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से दोनों में बैलेंस इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि आयुलिंग पिरामिड, तो ये है बेसिकली आयुलिंग पिरामिड की रूपरेखा। बाकी मैं आपको अभी बताया हूँ, अभी ऐसे कहा हूँ मैं कि आयुलिंग जितने भी पिरामिड है मैं उनको डिटेल में आपको समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, लिंगानुपात क्या है, इसका सूत्र लिखिए। एक इंपॉर्टेंट बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कहूंगा कि लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो लिंग अनुपात का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, चाहे किस क्षेत्र की बात करें, देश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, हर 1000 पुरुष पर जो नंबर ऑफ फीमेल है, मतलब 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या वहां के लिंग अनुपात को प्रदर्शित करती हैं। तो उसका एक सीधा सीधा आपके सामने फॉर्मूला आता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए आते हैं तो उसको निकालते देखो कैसे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर उसका फॉर्मूला है, लिंगानुपात जो है उसको निकालने के लिए पुरुषों की जनसंख्या, जिस भी देश की या जिस भी जगह की जनसंख्या का आपको लिंग अनुपात निकालना है, पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या और उसको 1000 से गुना कर देना है, तो इस तरह से लिंग अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, या इसको अगर हम इस तरह से भी निकालें तब भी बात सही है, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या, या हम कह लें प्रति 1000 मेल पर, मतलब पुरुषों पे स्त्रियों की फीमेल की जनसंख्या कितनी है ना, या हम कह लें प्रति 1000 फीमेल पर पुरुषों की जनसंख्या, मेल जनसंख्या कितनी है। तो ये आप नीचे वाले फॉर्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंगानुपात सेम वही है, आपको लिखना है और स्त्रियों की जनसंख्या ऊपर लिखनी है, नीचे पुरुषों की जनसंख्या। तो इस तरह से तब भी आपको वही रेशियो मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर हमें जो है स्त्री और पुरुष की जनसंख्या के बीच में एक रेशियो, एक हमें पैमाना देखना है, एक हमें अनुपात देखना है, तो वो चीज आपकी स्पष्ट हो जाएगी। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जिसे आप सब इजीली निकाल सकते हो। कोई मैथ्स यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करनी है, सीधा भाग करना है, आपको आंसर निकालना है 1000 से गुना करके। अगला क्वेश्चन आपका आता है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरोप के कुछ देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में क्यों पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूरोप के कुछ देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में क्यों पाया जाता है। स्त्रियों के पक्ष कहने का मतलब यहाँ पर है कि भाई जो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या हो सकता है 1100 हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्त्रियों का ये जो लेवल है ये बढ़ा क्यों, उस चीज को लेके आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ये, इसके दो कारण बेसिकली यहाँ पर शॉर्ट आंसर में दिए गए हैं आपको। पहला है, यूरोप के कुछ देशों में महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर बेहतर है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कारण है कि यूरोप के आप अधिकतर देशों में देखोगे तो वहां पर फीमेल डोमिनेंट कंट्रीज बहुत सारी हैं। ठीक है, तो वहां पर उनका जो जीवन स्तर होता है बेहतर होता है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो है पुरुष जनसंख्या के उत्प्रवास के कारण, तो उत्प्रवास जब होगा तो उसकी वजह से भी महिला का ऑटोमेटिकली जो है उनकी जनसंख्या बढ़ेगी।
ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन में, जो कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, या आप कह सकते हैं इसको वेरी शॉर्ट से शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है। ये सारे प्रश्नों का जो समावेश मैं आपको दे रहा हूं, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके सोल्यूशन जो आपको मिलने हैं वो भी इतने सिंपल तरह से आप उसको इजिली लर्न कर सकते हो, इजिली प्रिपेयर कर सकते हो, और आपकी ज्योग्राफी क्लास 12th की बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से जैसे 3rd चैप्टर अभी चल रहा है क्लास 12 ज्योग्राफी का, इस तरह से मैं जो है कि चैप्टर को कवर करता रहूंगा। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज मेरी वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर किया करो। मेरी आपसे नम्रता पूर्व निवेदन है कि मैं ये चाहता हूं मेरी जो रीच है, मेरी जो पहुंच है अधिकतम हो सके, ताकि मैं अधिकतम लोगों तक अपनी इस प्रयास को पहुंचा सकूं। ठीक है, मेरा चैनल दोस्तों, आपको एक बार थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं। जो मेरा चैनल है स्टूडेंट्स, ये एक अल्टीमेट चैनल है। बेसिकली मैंने इस पर इंजीनियरिंग के मैथ्स से लेकर के, ज्योग्राफी से लेकर, साइकोलॉजी से लेकर के डीएलएड, बीएड और तमाम अन्य जो है मैंने कोर्सेज को इसमें डाला है। लेकिन अब मैंने इस चैनल को स्पेशलाइज कर दिया है खासकर ज्योग्राफी, बीएलएड और साइकोलॉजी के बच्चों के लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो नहीं मिले, ठीक है, तो थोड़ा टाइम आप इंतजार किया करो। आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हो, मैंने आपका अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है, सो आप मुझसे बात कर सकते हैं कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही है। मैं उसका जेन्युइन कारण आपको दूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको मैं कवर कर दूं आपका पूरा का पूरा जो है कोर्स। ठीक है, सो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आप देखिए। जनसंख्या संगठन का मैंने 4 जो है बेसिक कारण आपको बताया था, तो यहाँ पर उस चीज को हम अच्छे से यहाँ पर देखते हैं। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जनसंख्या संगठन जो है जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, ठीक है, जनजातियां, भाषा, धर्म, साक्षरता, व्यवसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था इसके 4 बेसिक पहलू को। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ भी है। यहाँ थोड़ा उसका विस्तृत एक मतलब रूप दिया गया है कि इसके अंदर सब चीजें वही आ जाएंगी, है ना, उसके अलग अलग स्तरों को जोड़ते हुए। सो इसका विश्लेषण क्या है, इसमें निवास का स्थान आ गया, ठीक है, जनजातियां आ गई, भाषा आपकी आ गई, आपका धर्म, आपकी साक्षरता, व्यवसायिक विशेषताएं, तमाम चीजें जनसंख्या संगठन के अंदर अंतर्गत आती हैं। दूसरा आपका जो पॉइंट होता है इस प्रश्न को लेकर के, दूसरा पॉइंट आपका है, इसके अंतर्गत ग्रामीण नगरीय संगठन व उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो अच्छी बात है। उसके बाद तीसरा आपका पॉइंट आता है, किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा क्वेश्चन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली बहुत जनरल क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये जो जनरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है तो इस पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को यार रिकैप करके आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न आता है स्टूडेंट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग के असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। कह रहा है विश्व के अलग अलग जो भाग हैं उसके अंदर जो असंतुलन आपको देखने को मिलता है, हमारे इंडिया में खासकर बहुत असंतुलन है। और इंडिया का ओवरऑल डेटा न लेकर के मैं अलग अलग स्टेट की बात करूं, जैसे मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पर जनसंख्या असंतुलन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कुछ राज्यों की और मैं बात कर लूं, जैसे यूपी हो गया, चलो वहां कुछ फिर भी ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे राज्य आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर जनसंख्या असंतुलन बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसी जगह आपको मिलेगी जहां जनसंख्या संतुलन बहुत स्टैंडर्ड है। तो इसके बहुत सारे इसके कारण है, खासकर ये चीजें आपको जितने भी विकासशील देश हैं उनमें ही देखने को मिलती है जनसंख्या असंतुलन। और उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है अशिक्षा। ठीक है, एक बहुत बड़ा रीजनेबल कारण होता है अशिक्षा। दूसरा होता है उस देश की आर्थिक स्थिति खराब होना। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर कारण देता हूं और समझाता हूं साथ ही साथ। पहला आपका कारण होता है जन्म दर व मृत्यु दर। ठीक है, तो पहला कारण यहां पर जनसंख्या असंतुलन का है जन्म दर मृत्यु दर, मतलब विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक, कह रहा है विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक हुए, मतलब मरने वाले की संख्या ज्यादा है। तो मरने वाले की जनसंख्या ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया था इस हिस्से में, एक हिस्से में आपके पास फीमेल आएंगी, है ना, ये फीमेल है,
और एक हिस्से में आपके पास यहाँ मेल आएंगे। तो फीमेल मेल में अगर मान लेते हैं शुरुआती जन्मदर का हिस्सा, जन्मदर का बेस ये है, अधिकतम है यहाँ पर। ये मैं पिरामिड को लेके समझा रहा हूँ दोस्तों। इसको आगे मैंने आपको बताया कि मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जन्मदर देखो यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन मृतदर भी अगर उसी क्रम में ज्यादा है, ठीक है। मान लेते हैं मेल यहाँ पर, मेल लोगों की मरने की संख्या अगर ज्यादा है, ये बहुत ऊपर आके बहुत ज्यादा है ना, इनकी मृतदर बहुत ज्यादा है, और फीमेल की क्या है, कम है। तो इस तरह से क्या होगा कि फीमेल की संख्या आपकी बढ़ गई और मेल की संख्या क्या हो गई, घट गई। तो इस तरह से आपको एक असंतुलन देखने को मिलता है। तो ये पहला कारण है। दूसरा है पुरुष जन्म में स्त्री जन्म से अधिक होता है, ठीक है। पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है और समाज में स्त्रियों को गौड़ समझा जाता है। यहाँ पर गौड़ का मतलब होता है कि समाज का एक विशेष दर्जा न दिया जाना। खासकर अपने भारत जैसे देश में या इतने विकासशील देश है, बहुत सारे देश ऐसे हैं, कुल मेरे ख्याल से विश्व के 72 देश आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर स्त्रियों को जो है लो ग्रेडेड रखा गया है। मतलब मेल डोमिनेंट कंट्री है, पुरुष प्रधान देश है। मैं मानता हूं कि पुरुष प्रधान देश होना अच्छी बात है, लेकिन स्त्रियों का समान दर्जा, उनका समान सम्मान दिया जाना एक अपने में उस देश के विकास, उस देश के आर्थिक विकास और उसके जितने भी विकास आपको देखने को मिलते हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, या जो है क्या कहते हैं, उस पूरे देश की रूपरेखा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जब मेल फीमेल को समान दर्जा दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो देश तरक्की करता है, ठीक है। तो ये चीज जो है बहुत सारे देशों में नहीं देखने को मिलती, जिसका कारण है कि भ्रूण हत्या और तमाम चीजें, तमाम ऐसे अपवाद में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से स्त्रियों की जनसंख्या कम होती है। और यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जो हरियाणा एक स्टेट का, यहाँ पर सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या, अबॉर्शन, यहाँ चीजें देखने को मिली है। यहाँ पर गर्भपात बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि खासकर जो है लोगों की मेंटालिटी यहाँ अलग होती है, अशिक्षा बहुत ज्यादा है, एक बहुत बड़ा ये कारण है, ठीक है। तो दूसरा आपका आता है प्रवास। प्रवास का मतलब कि आदमी जो है या कोई भी मतलब एक समुदाय एक हिस्से को छोड़ के अलग हिस्से में जब जाता है, ठीक है, तो प्रवास अगर होगा एक पर्टिकुलर जगह पर, मतलब ये मान लेते हैं कोई ए नाम की अगर कोई कंट्री है और यहाँ पर अगर रोजगार ज्यादा है, तो अगर लोग भाग भाग के यहीं आएंगे, सारे मेल कैंडिडेट अगर यहाँ आएंगे, तो निश्चित रूप से ये जो प्रवास का कारण है, यहाँ पर मेल का अनुपात जो है वो बढ़ा देगा फीमेल से। आदमियों लोगों की जनसंख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। औरतों से क्यों? उसका रीजन ये है कि लोग जो है प्रवास करके यहाँ के बसे हुए हैं, किसी लालच बस, है ना, क्योंकि उन्होंने देखा है यहाँ पर कुछ जो है आर्थिक स्तर को सुधारने के तरीके, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कारण आता है। तीसरा कारण आता है दोस्तों ग्रामीण व नगरीय जीवन, ठीक है। तीसरा कारण आपको यहाँ देखने को मिलता है ग्रामीण व नगरीय जीवन। कह रहा है गांव के लोग रोजगार व सुविधाओं के कारण नगरों में जाकर के बस जाते हैं, जिससे नगरीय जीवन में लिंगानुपात में अंतर आ जाता है। तो वही जो मैंने आपको समझाया वो ठीक वैसे ही ये भी है, तो इसको भी आप अलग तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं। चौथा आपका पॉइंट आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो ये एक चौथा पॉइंट है, अगर जिन देशों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय है, वहां स्त्रियों की संख्या प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम है। ये चीज हमें सच्चाई के रूप में देखने को मिलती है। भारत जैसे देश में भी आज भारत फिर भी बहुत बेहतर है, ठीक है। वर्ल्ड में इसकी भी अपनी एक अलग मतलब पहचान हो रही है, लेकिन फिर भी हमें ये चीजें अभी भी देखने को मिलती है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो यहाँ पर आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 13। इसके अंदर आपसे पूछा है किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, कैसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। कह रहा है किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, कैसे? आपको बताना है उचित कारकों द्वारा, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। या इसी सेम प्रश्न को ऐसे भी किया जा सकता है कि संसार के विभिन्न देशों के बीच साक्षरता दर में बड़ी असमानता क्यों है, कारण बताइए, ठीक है। प्रश्न सेम ही प्रश्न को दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला आपसे पूछा गया किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है, ठीक है। और दूसरा आप संसार के विभिन्न देशों में के बीच साक्षरता दर में बड़ी असमानता क्यों है, कारण बताइए। तो इसके चलते हैं आंसर की तरफ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट में और इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे। सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मैं इसको समझाता हूँ इसका आंसर दोस्तों। सो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलता है, साक्षरता जो है बेसिकली, जिसे मैंने आपको बताया था साक्षरता होती क्या है, ठीक है। साक्षरता दर किसी भी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है, ठीक है।
एक पर्टिकुलर हम परिवार की बात करें, उस परिवार में ज्यादा साक्षर लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक, उस परिवार की जितने भी तौर तरीके हैं सब बहुत बेहतर होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी जो एजुकेशन होती है, आपके जो ज्ञान होते हैं, वो आपको निश्चित रूप से आपका बहुमुखी विकास आपका करते हैं। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, साक्षरता तो दर है किसी देश की जनसंख्या का गुणात्मक एक पहलू है। जनसंख्या में जहां साक्षर लोग ज्यादा होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, किसी घर में ज्यादा अगर पढ़े लिखे लोग हैं या सभी पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकतम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो उस घर का विकास निश्चित रूप से अत्यधिक होगा। ठीक है, कंपेयर टू उस परिवार के जहां पर गैर पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं या जहां अशिक्षा का प्रादुर्भाव नहीं है। तो यहां पर उस चीज को आपको देखने को मिलता है, एक गुणात्मक पहलू है, मतलब एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत अच्छी विशेषता है। और किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होता है। 101% सत्य वचन है स्टूडेंट्स। किसी देश के सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक, आप किसी पढ़े लिखे परिवार में एक बार आप जाके देखिए। ठीक है, अगर पूरा फैमिली ही पढ़े लिखी हो, ठीक है न, अगर पूरी फैमिली पढ़ी लिखी हो, एटलीस्ट जो है जो यंग जनरेशन है अगर वही पढ़े लिखे हो, आप उस परिवार में जाएंगे तो आपको जो सत्कार मिलेगा, जो सम्मान मिलेगा, आप वहां पर बिल्कुल निश्चित रूप से उस चीज को, उसकी परख आपको हो जाएगी कि यहाँ पर ऐसा मुझे क्यों डिफरेंट मिला। ठीक है, तो जिस तरह से परिवार ऐसा हो सकता है, अगर पूरे देश में अगर ज्यादा लोग अगर साक्षर होंगे तो उस देश की स्थिति निश्चित रूप से आर्थिक रूप से अच्छी होगी, सामाजिक रूप से अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि साक्षरता दर को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। अगर साक्षरता दर उच्च होती है तो क्या क्या आपका बेहतर हो सकता है? पहला है आर्थिक विकास का स्तर बेहतर होता है। ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में साक्षरता की निम्न दर और उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब वही है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में साक्षरता क्या होती है? निम्न होती है। मैंने आपको अभी परिवार को लेकर जो उदाहरण दिया है, सेम वही चीज यही भी बताना चाह रहे हैं। दो परिवार, परिवार ए, परिवार बी है। परिवार ए में अगर साक्षर लोग नहीं है, परिवार बी में साक्षर लोग ज्यादा अगर नंबर में ज्यादा है, तो निश्चित रूप से इस बी परिवार का विकास, चाहे वो आर्थिक की हो या सामाजिक हो, इसका विकास उच्च होगा, हाई होगा, इसका लो होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरा कारण आपको मिलता है नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन की किस तरह से मतलब नगर का विकास हो रहा है। क्या जिन प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में निवास करता है, वहां साक्षरता दर ऊंची है, निश्चित रूप से, राइट, निश्चित रूप से ये सत्य वचन है। जैसे यूरोप के देश हो गए, लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, वहां साक्षरता दर निम्न है। ठीक है, तो ये सब आपको कारण आपके पास पड़ोस में ही देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। तो इन पॉइंट्स को आप लोग अपने माइंड में रखोगे और जो है इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षरता का एक तीसरा बहुत बड़ा पहलू हमें यहाँ देखने को मिलेगा पॉइंट नंबर 3 में, महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होती है अगर वह देश या वह परिवार शिक्षित है, पढ़ा लिखा है ना, तो उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, इन दो बिंदुओं के प्लस पॉइंट मिलने के साथ साथ वहां पर महिलाओं की जो स्थिति होगी वो भी एक नंबर की होगी, बहुत अच्छी होगी। आप इस चीज को जरा अपने पास पड़ोस में ही देख सकते हैं। जिस परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ठीक है, तो उनके घर की जो महिलाएं हैं, उनका मान सम्मान, उनका रहन सहन, सब चीजें बहुत बेहतर स्थिति में होती है। ठीक है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति गौड़ होती है। दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, कृषि करना गलत नहीं है, कृषि करना गलत नहीं है, वरन मैं आपसे ये कहूंगा, कृषि एक तो बहुत अच्छा व्यवसाय है, बहुत अच्छा साधन है जीवन यापन का, और मुझे खुद कृषि बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, मुझे खुद कृषि करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कहीं ना कहीं हमें कुछ ड्रॉबैक मिलते हैं, कुछ कमियां मिलती है। तो यहाँ पर हमारे गांव के जो निवासी हैं, खासकर उनकी मानसिक स्तर उनका नीचा इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके अंदर शिक्षा की कमी हो जाती है। जब शिक्षा की कमी होगी तो इसी वजह से यहाँ पर ये पॉइंट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर लाइन, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति गौड़ होती है, मतलब महिलाओं को वह दर्जा नहीं दिया जाता, इसलिए महिला साक्षरता दर निम्न पाई जाती है ना। मतलब भाई अगर ये बताइए कि जिस किसान परिवार में अगर वहां की लड़कियों को या वहां की महिला को अगर उच्च
दर्जा दिया ही नहीं जाएगा तो उस घर की बेटी को पढ़ने नहीं स्कूल भेजा जाएगा, क्योंकि उनकी मानसिकता होती है कि इसकी शादी होनी है, इसको चले जाना है, इसको रोटी पकाना है और परिवार को देखना है, बस इतना ही काम करना है। तो इस सोच की वजह से निश्चित रूप से उस समाज की स्थिति जो है और उस समाज में उस महिलाओं की स्थिति जो होती है वो निश्चित रूप से नीचे होती है, डिग्रेडेड होती है। जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था जहां होती है, जबकि जहां पर इंडस्ट्री है, जहां पर कल कारखाने हैं, वहां महिलाएं डट करके पुरुषों के बराबरी कंधे से कंधा इसे कहते हैं मिलाकर काम करती हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं हमें आगे जाती हुई भी दिखाई देती हैं। सो अर्थव्यवस्था वाले देशों में महिलाओं में साक्षरता दर उच्च होती है दोस्तों। तो ये चीज पॉइंट टू बी नोटेड है। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये पॉइंट्स दोस्तों। इन पॉइंट्स को आप नोट करके अपने एग्जाम में अगर लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका एग्जामिनर जो होगा वो खुश होगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आज अभी हम सीख रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका है जनसंख्या संगठन। हमने जो है कई सारे इसमें क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं और इसी क्रम में मैं आप सभी को वीडियोस पहुंचाता रहूंगा। आपसे यही कहूंगा स्टूडेंट्स प्लीज मेरी वीडियो को अपने फ्रेंडों तक जरूर पहुंचाना। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 के हैं जिसके पास ज्योग्राफी है अधिकतम शेयर आप करना मेरी आपसे नम्रतापूर्व रिक्वेस्ट होगी। मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी रीच, मेरा ये प्रयास, मेरी जो ये सर्विस है आप सबके लिए अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कोई डिमांड है तो आप मुझसे बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना टीचर, अपना भाई, अपना दोस्त मुझे समझ करके आप अगर मुझसे पूछेंगे निश्चित रूप से मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है। दोबारा से ये क्वेश्चन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है। प्रतिकूल लिंग अनुपात और अनुकूल लिंग अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिकूल लिंगानुपात हमने ऊपर देखा था और यहाँ पर प्रतिकूल की बात कर रहे हैं, अनुकूल की बात कर रहे हैं। तो यह क्या है? प्रतिकूल का मतलब होता है अपोजिट, अनुकूल का मतलब होता है बिल्कुल जो चीज हमें चाहिए हमारे अनुकूल, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिकूल, यहाँ पर अगर हम बात करें लिंगानुपात को लेकर किया गया, जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है वहां स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। ठीक है, जैसे स्त्री भ्रूण हत्या, ठीक है, स्त्री शिशु हत्या व स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण ऐसा होता है। ठीक है, विश्व में 72 देश इसी श्रेणी में आते हैं। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि 72 देश, पूरे वर्ल्ड में 72 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट अपने पॉइंट्स को अगर हम आगे लेके चलें और आगे समझे, सो आपको अगला पॉइंट इन्होंने दिया है जो कि आपका आता है अनुकूल लिंगानुपात को बताता है। तो अनुकूल लिंगानुपात बेसिकली क्या है? सो अनुकूल लिंगानुपात होने के लिए कह रहा है, यहां पर आपको नीचे पॉइंट मिलता है कि जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, अगर स्त्रियों की संख्या अधिक है तो निश्चित रूप से वो देश पहली बात शिक्षित है। ठीक है, अगर वो देश शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से वहां पर सामाजिक स्थिति अच्छी होगी और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो निश्चित रूप से वहां पर महिलाओं की संख्या अगर अधिक हो भी गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है वहां स्त्रियां निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में हैं। स्त्री शिक्षा, रोजगार और इनके जीवन के विकास में अनुकूल दशाएं तथा सही नीतियां स्त्रियों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती हैं। विश्व के 139 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप नोट करेंगे और इसको अगर अपने एग्जाम में लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो नंबर हैं, आपके जो मार्क्स हैं, साथ ही साथ आपकी जो पकड़ है ज्योग्राफी को लेकर के, आपका पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन आप को निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्यवसायिक संरचना के विभिन्न खंडों में कार्यरत जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक स्तरों का एक अच्छा सूचक है। इस कथन के समर्थन में उचित तर्क दीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसे कहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है। इस क्वेश्चन पे आप लोग गौर करना। ये क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, मैं इनका कलर जरा चेंज कर लूं। देखो ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि व्यवसायिक संरचना में, किसी देश की व्यवसायिक संरचना, उसके देश की जो व्यवसायिक जो ढांचा है किसी देश का, कह रहा है उसके विभिन्न खंडों में कार्यरत जनसंख्या का जो अनुपात है जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों हैं, किसी राष्ट्र के आर्थिक स्तर का एक अच्छा सूचक है। कैसे? कथन के समर्थन में उचित तर्क आपको देना है। तो इसका आंसर रहा ये, इसका आंसर ये कहता है यह कथन सत्य है। सबसे पहली बात, जो कथन ऊपर दिया गया है निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से व्यावसायिक संरचना के विभिन्न खंडों में कार्यरत जनसंख्या अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक स्तरों का एक अच्छा सूचक है। तो ये बात सच है।
ठीक है, अगर व्यवसायिक संरचना वहां की अच्छी है तो राष्ट्र निश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्तर अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट यहां पर आता है, केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त विकसित अर्थव्यवस्था में ही द्वितीयक और तृतीयक व चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कर्मी समायोजित हो सकते हैं। अब समझिएगा इसका मतलब आपको आंसर ऐसे मिलता है कि आपने देखा है 3 स्तरीय आपके उद्योग में वो मिलते हैं, क्या कहते हैं, जीवन स्तर। पहला है प्राथमिक जिसमें हम कृषि करते हैं, दूसरा है द्वितीयक जिसके अंदर हम जो है इंडस्ट्री वगैरह ये सारी तमाम चीजें आती हैं, तीसरा आपका तृतीय जो स्तर होता है जिसके अंदर सर्विस सेक्टर वगैरह तमाम चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर वही ये कह रहे हैं कि अगर हम जो है क्या कहते हैं इन द्वितीयक या तृतीयक स्तर पर अगर हम काम करते हैं ज्यादा, ठीक है, तो उसमें रोजगार अधिकतम होते हैं, उसमें कर्मी मतलब अधिक कर्मी काम करने वाले ज्यादा लोग उसमें समायोजित हो सकते हैं, काम करने ज्यादा समायोजित हो सकते हैं। जब भाई ज्यादा काम होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा लोग एक्टिवेट रहेंगे तो उस देश का विकास, उस घर का विकास, उस जगह का विकास निश्चित रूप से होगा। लेकिन अगर आप प्राथमिक स्तर पे ही बने रहेंगे, मतलब अगर आपका जीवन स्तर जो है किसानी खेती बाड़ी करने में ही लगा हुआ है, जिसके अंदर बहुत तरह की आपको कमियां देखने को मिलती है, खासकर अपने भारत जैसे देश में आज भी हमारे इंडिया में 55% लोग जो है कृषि पे आधारित है, या अगर मैं कह दूं 60% जो पुराना आपका डेटा हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये जो है 60% भी कह दूं तब भी गलत नहीं होगा। 60% जनसंख्या हमारे भारत में अभी भी कृषि पे आधारित है। इसका मतलब ये चीज हम कह सकते हैं कि 100 में से 60 लोग खेती पे डिपेंड करते हैं। और करते क्या है, आपको पता है खेती जो होती है वो सीजन वाइज होती है, फसल को बो देंगे, उसके बाद वो घर बैठे रहेंगे, पूरा समय खाएंगे पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे, जुआ ताश पत्ते यही करते हैं, पूरे समय को बिता देते हैं, कुछ नहीं करते, कोई उन्नति काम नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह से जो है वो अपने जीवन को कहीं ना कहीं मैं कहूँ बेकार कर रहे हैं। खेती करना गलत बात नहीं है दोस्तों, लेकिन खेती करने जो तरीका है हमारे भारत देश में वो गलत तरीके से होता है, क्योंकि भारत देश में अधिकतर मैंने देखा है, खासकर मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक जो है किसान परिवार से जुड़ा हूं, मैं खुद अपना अगर मैं उदाहरण आपको दूं, ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये चीज मैंने देखा है, मैंने अपने पास पड़ोस में देखा है कि जितना खेत अवेलेबल है या जितनी भूमि है उससे कई गुना लोग उस खेत के लिए काम कर रहे हैं, उस खेत में लगे हुए हैं। तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी में रखेंगे, इसे छुपी बेरोजगारी के रूप में रखेंगे। मतलब जो खेत है, खेत तो भाई इतना है और उसमें काम करने वाले लोग हैं 10, ठीक है, चलो 10 नहीं तो 5 ले लेते हैं, जबकि वो 2 बंदे या 1 बंदे के लिए एनफ है वो। अगर उसमें एक बंदा जुटा रहे मेहनत से काम करे तो 1 बंदे के लिए पर्याप्त है उस खेत को संभालना। तो बाकी जो 4 लोग हैं वो छुपी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं और उनका जो श्रम होता है वो पूरी तरह से व्यर्थ जाता है। तो ये एक कारण है बहुत बड़ा जो हमें देखने को मिलता है, खासकर विकासशील देशों में ये कमियां पाई जाती है दोस्तों। तो ये आपका एक सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा आपका आता है, यदि अर्थव्यवस्था अविकसित या आदिम अवस्था में है, ठीक है, अर्थव्यवस्था अविकसित है मतलब शुरुआती दौर में देश की हालत गड़बड़ है, डामाडोल है, या शुरुआती प्राथमिक अवस्था में है, तो वहां पर देखा गया जाता है कि प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होता है। मतलब वही बात मैंने जो बताई कि अधिकतर लोग खेती बाड़ी के या प्राथमिक स्तर के कामकाज में अस्त व्यस्त होते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा बताते भी हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत कुछ नहीं कर रहे होते हैं, खाली ढंगोसलाबाजी होती है सब। ठीक, अच्छा, इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपके अगला आपका पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि अर्थव्यवस्था अविकसित या आदिम है, तो आपने इसको देख लिया। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, ऐसी अवस्था में मात्र प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन है सिर्फ उन्हीं का दोहन हो रहता है, किसी तरह का कोई नया डेवलपमेंट नहीं, कोई नया प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं, बस जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं का क्या होता है, दोहन हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, सो अब हम यहाँ पर आपको एक बेसिक इन्होंने एक पिरामिड दे रखा है, लेकिन पिरामिड अगले प्रश्न के लिए है, तो मैं इस प्रश्न को यहीं पर खत्म करता हूं। और अब ये जो क्वेश्चन आपका पिरामिड की बेसिस पे है, जिसमें आपसे पूछा गया उपयुक्त चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इस पिरामिड को किस प्रकार का पिरामिड कहते हैं। तो इन प्रश्नों को अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा। जब क्वेश्चन नंबर 16 को मैं कराऊंगा उससे पहले एक स्मॉल जो है मैं आप सबके लिए एक पीडीएफ क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर मैं, ताकि आप लोग को मैं सेपरेट समझा सकूं कि पिरामिड जो क्लास 12 की ज्योग्राफी में जो पिरामिड आपको पढ़ना है, पिरामिड के रूपरेखा, पिरामिड के बारे में आपको मैं
बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल अच्छे से मैं आपको समझा के उसको दे सकूं। ठीक है दोस्तों, सो आज की क्लास में यही स्टॉप करता हूं। सो आज हमने पढ़ा है क्लास 12 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन, जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी नोट्स बेसिकली है ये। सो अगर आप स्टूडेंट क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, ज्योग्राफी के लिए मतलब स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल से स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों में प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगी कि शेयर करें, ताकि मेरी जो रीच है, मेरी जो पहुंच है अधिकतम हो सके, अधिकतम लोगों तक मैं सेवा अपनी पहुंचा सकूं। सो टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।